आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक्स का ये नंबरिंग वाइज 6 चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि रूरल डेवलपमेंट बेसिकली है क्या। तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, वेटेज हमेशा की तरह क्लास हर क्वेश्चन जितना हर चैप्टर जितना ही वेटेज है। तो लगभग आप 6 नंबर इसका वेटेज मान के चलो कि 6 नंबर तक का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके अंदर एग्जामिनेशन में। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और इस चैप्टर में एक चीज कट हो गई है, मैं पहले ही आपको बता देता हूं ताकि वो चीज आप ना पढ़ो। 2021 के सिलेबस में इस साल इस चैप्टर में एक चीज कट हुआ है और मैं आपको बताता हूं, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। वो सिर्फ इस सेशन के लिए कट हुआ है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो आप लोगों को नहीं पढ़ना। तो ये चीज कट है, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो भी है इशू वो आपने पढ़ना नहीं है इस सेशन के लिए, 2021 के लिए। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आप छोड़ देना। बाकी सारा का सारा आज हम फिनिश कर देंगे चैप्टर शुरू से लेके एंड तक। तो अच्छे से क्लास जरा समझना। और इस पूरे चैप्टर में जो पूरा मुद्दा है वो है कि देश में, हमारे जो कंट्री में सरकार हर काम करती है, लेकिन जब भी रूरल एरिया को डेवलप करने की बात आती है तो सरकार कोई खास ठोस कदम नहीं लेती है। जबकि आपको पता होना चाहिए देश का लगभग 2/3 पॉपुलेशन जो है, या द 2/3 एरिया आप कह सकते हो, वो क्लास रूरल एरिया है। समझ रहे हो बात को? यानी कि लगभग 70% एरिया जो है वो रूरल एरिया है। और अगर हम उस 70% के डेवलपमेंट की बात ना करें, सिर्फ बाकी 30% अर्बन एरिया पे डेवलप करें, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल एरिया, आईटी कंपनीज, सारी के सारी अगर अर्बन एरिया में ही बनेगी, तो जो गांव के लोग हैं वो क्यों माइग्रेट नहीं करेंगे अर्बन एरिया के लिए? तो ये बड़ी समस्या है कि लोग अपने गांव को छोड़कर शहरों में आ रहे हैं क्योंकि वहां डेवलपमेंट है, वहां उनके काम को सराहा जाता है, वहां जॉब अपॉर्चुनिटी है, रूरल एरिया में नहीं है। तो सरकार को रूरल एरिया को डेवलप करना चाहिए, द मेजॉरिटी पॉपुलेशन लिविंग रूरल एरिया। सो सरकार को कुछ स्टेप ऐसे लेने चाहिए जिससे रूरल जो है वो रूरल एरिया डेवलप हो सके। तो उसी टॉपिक पे हम लोग आज पूरा का पूरा क्लास रखेंगे। तो आ जाओ सब लोग, क्लास स्टार्ट करते हैं। रूरल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ improving the quality of life, economical and social conditions of the people living in rural area। रूरल डेवलपमेंट का सिर्फ इतना ही मतलब है क्लास कि जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं उनका डेवलपमेंट करना, इसी को कहते हैं क्लास रूरल डेवलपमेंट। क्लियर है यहां तक? कोई क्लास डाउट है अगर रूरल डेवलपमेंट में तो बता सकते हो। रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं उनके डेवलपमेंट की बात करना, तो वो है रूरल डेवलपमेंट। टुडे रूरल डेवलपमेंट स्टिल रिमेन द कोर ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगर हम पूरे कंट्री के डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे कोर एलिमेंट जो है वो है गांव का एरिया, जो रूरल एरिया है उसको डेवलप करना। इट हैज बिकम more than two-thirds of the country's people is dependent on agriculture for their livelihood, and one-third of the rural India still lives below poverty line। यानी रूरल एरिया में रहने वाला हर तीसरा आदमी गरीबी रेखा से नीचे है। तो सरकार को क्लास कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप लेने चाहिए जहां पे ज्यादा लोग भी अगर एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, रूरल एरिया में रहते हैं ज्यादा लोग, तो सरकार को कुछ ऐसे स्टेप लेने चाहिए जिससे रूरल एरिया का विकास हो सके, रूरल एरिया का डेवलपमेंट हो सके। ओके, प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब सवाल यह है कि सर रूरल डेवलपमेंट को, मतलब कि रूरल डेवलपमेंट कैसे किया जाए, क्या क्या प्रोसेस है रूरल एरिया को डेवलप करने का? तो जो सबसे पहला प्रोसेस है वो है लैंड रिफॉर्म्स। जो सबसे पहला प्रोसेस है क्लास वो है लैंड रिफॉर्म्स। मैंने आपको पढ़ा दिया है क्लास ऑलरेडी कि लैंड रिफॉर्म्स होता क्या है। जो रूल एंड रेगुलेशन है रिलेटिंग टू द ओनरशिप ऑफ लैंड, उसको सुधारना, उसमें परिवर्तन लाना ही क्या है क्लास? लैंड रिफॉर्म्स है। देयर वाज अ ग्रेट नीड ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि डिपेंड ऑन लैंड। जिस देश के ज्यादातर लोग जमीन पे यानी कि लैंड पे डिपेंड है एग्रीकल्चर के लिए, तो जाहिर सी बात है क्लास वहां पे लैंड रिफॉर्म्स का होना बहुत जरूरी है। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या है? इट इंक्लूड्स वेरियस रूल एंड रेगुलेशन ऑफ लैंड ओनरशिप,
एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज, रेगुलेशन ऑफ रेंट, लैंड सीलिंग एक्सेट्रा। ये सारी चीजें आपने क्लास लैंड रिफॉर्म्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ाई होगा। क्लियर है? तो अगर हम लैंड रिफॉर्म्स कर सके तो कहीं ना कहीं रूरल पीपल को फायदा होगा, रूरल एरिया डेवलप करेगा। सेकेंड थिंग जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। गांव में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, गांव में क्लास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा नहीं, किसान अपना अनाज कैसे सस्ते में दूर दूर तक बेच सके, परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, लोग आज भी बारिश पे डिपेंड करते हैं, क्रेडिट और मार्केटिंग फैसिलिटी नहीं है रूरल लोगों के लिए। सरकार कहती तो है किसानों को लोन दो, लेकिन सच कहूं तो कोई बैंक किसान को लोन नहीं देना चाहता। क्यों नहीं देना चाहता, हम आगे पढ़ेंगे। विदाउट दीज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप रूरल एरिया। जब तक सड़क नहीं दोगे, जब तक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं दोगे, जब तक बिजली नहीं दोगे, जब तक वहां पे कारखाना नहीं लगाओगे, जब तक वहां के लोगों को पैसा नहीं दोगे, किसान का अनाज कैसे बेचा जाए उसको मार्केटिंग फैसिलिटी नहीं दोगे, परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं दोगे, किसानों को डेवलपमेंट कैसे मिलेगा। तो अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए आप रूरल एरिया में भी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो चीजें क्लास आप अर्बन एरिया में दे रहे हो अगर आप उसे रूरल एरिया में दे सको, जाहिर सी बात है जो रूरल डेवलपमेंट है वो होगा ही होगा। तीसरी चीज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। भैया लोगों का भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, आपको लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, लोगों की हेल्थ अच्छी करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी टू एवरी पीपल ऑफ रूरल एरिया एंड फोकस ऑन फीमेल लिटरेसी। गांव में आज भी क्लास ये होता है जो फीमेल्स हैं वो घर का काम संभालती हैं और या जो एनिमल हस्बेंड्री का काम है वो करती हैं, और घर का काम संभालने की वजह से उनको पढ़ाई में ज़्यादा उनको इंडल्ज नहीं किया जाता। तो आपको रूरल एरिया में भी फीमेल लिटरेसी रेट को बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को एजुकेशन देना पड़ेगा, बच्चों को फ्री मिड डे मील दिया जाता है, फ्री एजुकेशन दिया जाता है, खाना भी दोपहर का इसलिए दिया जाता है ताकि लोग आएँ तो, बच्चे स्कूल में जाएँ तो, लेकिन बच्चे फिर भी खेतों में काम करने निकल जाते हैं, वो स्कूल नहीं जाते। तो अगर स्कूल ही नहीं जाएँगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो किस तरीके से उसका डेवलपमेंट होगा? तो ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट तभी होगा जब प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर हेल्थ हर एक जो गाँव के युवा हैं या जो बच्चे हैं उनको दिया जाएगा। तो सरकार अगर रूरल एरिया को डेवलप करना चाहती है तो लैंड रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव में भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा जो हमने बात की अभी, ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को डेवलप करना पड़ेगा, तभी जो है रूरल एरिया वो भी डेवलप हो पाएगा। फोर्थ पॉइंट है पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। आपको मैं फोर्थ चैप्टर में ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है उसको सही ढंग से सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही। यानी प्रोग्राम तो बनाए जा रहे हैं, हाँ, नियम कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन लागू सही से नहीं हो पा रहा है। और कमी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अराउंड 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल बिलो द पॉवर्टी लाइन, सो देर इज अ सीरियस नीड फॉर टेकिंग सीरियस स्टेप टू एलिवेशन द पॉवर्टी एंड ब्रिंगिंग सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द लिविंग कंडीशन ऑफ वीकर सेक्शन। तो जो गरीब लोग हैं, जो वीकर सेक्शन हैं, उनकी लाइफ में एक चेंज लाने के लिए सरकार को गरीबी हटाने के अलग अलग प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे। और लास्ट पॉइंट है क्लास, अगर आप रूल ए को डेवलप करना चाहते हो तो डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेस। जो जो रिसोर्सेस प्रोडक्टिव रिसोर्सेस है उनका सरकार को डेवलपमेंट करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सरकार को रोजगार का अवसर देना चाहिए जो रूरल एरिया में रहते हैं उनको, यानी कि वहां पे कारखाना होना चाहिए, वहां पे अलग अलग तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। पीपल शुड बी ट्रेन फॉर डूइंग एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर, ताकि सरकार क्लास अलग अलग लोगों को एग्रीकल्चर के अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जो रूरल एरिया में करी जा सकती हैं। ये अगर आपको लगता है कि गांव में सिर्फ खेती बाड़ी की जा सकती है तो वो चीज क्लास पॉसिबल नहीं है। गांव में क्लास और भी बहुत सारी चीज है जो आप कर सकते हो। सिर्फ खेती बाड़ी अगर आप करने पे रहोगे तो कहीं ना कहीं क्लास आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब मैं बताऊं क्लास आपको कि अगर खाली एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहते हो तो नुकसान हो सकता है आपको। तो खेती बाड़ी के अलावा भी बहुत सारे और डाइवर्सिफिकेशन है जिन्हें आप कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग जो है वो जान पशु पालन का काम करते हैं, मछली पालन का काम करते हैं, इसके अलावा क्लास फॉरेस्ट्री का काम होता है। अलग अलग काम है जो हम एग्रीकल्चर के साथ गाँव में कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट हो
और हमारी अर्निंग जो है ज्यादा हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रूरल एरिया का भी कंट्रीब्यूशन आ सके और खुद भी रूरल एरिया क्या हो, डेवलप हो। तो ये 5 पॉइंट आपको आराम से कॉपी में लिख के मल्टीपल टाइम 4 बार 5 बार इसे कॉपी में लिखो, पूरा का पूरा अच्छे से रीड करो, अपने आप दिमाग पे जोर डालो, सोचो कौन-कौन से पॉइंट हो सकते हैं। जब आप इन सारी चीज़ों को लिखोगे, करोगे, तो ज़ाहिर-सी बात है आपके अंदर डेवलपमेंट आएगा और आप आराम से एग्ज़ामिनेशन में लिख सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हाँ, सौम्या पूछो क्या डाउट है आपका? बताओ। सर ये इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में नहीं आया। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, गाँव की सड़कें अच्छी होनी चाहिए, गाँव में बिजली प्रॉपर होनी चाहिए। आपको पता है ना गाँव में बिजली कट जाती है तो महीने-महीने तक नहीं आती। थोड़ा आंधी-तूफान, बाढ़ आता है ना, बिजली गायब महीने-महीने तक। परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटी जो सिंचाई करने की फैसिलिटी, मार्केटिंग फैसिलिटी, बैंक है, क्रेडिट जो फैसिलिटी है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? बेसिक फैसिलिटी जो किसी भी इकोनॉमी को रन करने के लिए ज़रूरी है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर गाँव में भी होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, वेयर हाउसेस नहीं है। किसान अपना अनाज कैसे लेके जाएगा शहर तक बेचने के लिए, वो चीजें नहीं है। किसान को पता ही नहीं है कि हमारा अनाज ग्राहक को कितने में बेचा जा रहा है। किसान से सस्ते में खरीदा जाता है, उनके साथ लूटमार की जाती है और आगे महंगे बेचा जाता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी रूरल एरिया में डेवलपमेंट होना जरूरी है। ओके। सर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम और बता दो सर। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का मतलब क्या है? गरीबी को हटाने के लिए ना सरकार ने कुछ प्रोग्राम बना रखे हैं, वेज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जैसे मनरेगा है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है, शहरी रोजगार योजना है। तो सरकार को ना ऐसी पॉलिसी बनाते रहना चाहिए जिससे सरकार गरीबी को हटा सके। जो रूरल एरिया है, रूरल लोग हैं, उनकी गरीबी को हटा सके। वो सरकार को प्रोग्राम कंटिन्यू बनाते रहने चाहिए। ओके। नेक्स्ट है रूरल क्रेडिट। अब ये रूरल क्रेडिट क्या है? भाई सबसे बड़ी समस्या है किसानों की पैसा। आपको पता भी है क्लास, जो आप न्यूज़ में देख रहे हो, तो पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर्स हैं, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली में है जो क्लास, हरियाणा बॉर्डर पे बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है। तो वो प्रोटेस्ट चल रहा है, किसानों का हमेशा ही मुद्दा बना रहता है। किसान कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि सरकार क्लास इस तरीके से उनके साथ जाती थी, मतलब कि गलत करती है, एक तरीके से आप ये कह लो। या किसानों को प्रॉपर जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। और आप खुद सोचो किसान कितना बेबस है। उसका अनाज जो है वो उसे सस्ते में बेचना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि अगर वो सड़ गया, खराब हो गया, तो उसके लिए जीरो है। सरकार नियम तो बना देती है कि किसानों को लोन मिलेगा, बैंक्स को नेशनलाइज कर दिए कि भाई बैंक नेशनलाइज हो गए, अब बैंक किसानों को लोन देंगी। लेकिन सच कहूं, सच मायने में किसान को लोन देने के लिए बैंक्स रेडी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ये पैसा डूब जाएगा और बाद में हमें कर्ज माफ करना पड़ेगा। जैसा कि कई सरकारों ने कर्ज माफ किया है। और किसानों का कर्जा माफ करना एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। कुछ लोगों का इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट है, कुछ लोगों का नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो रूरल क्रेडिट भैया, जब किसान अपना अनाज बोता है, अनाज को बोता है, कटाई करता है फसल, तब तक उसको काफी पैसों की जरूरत पड़ती है। बीज खरीदने से लेकर इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर खरीदना, मशीन लाना, ट्यूबवेल लेके आना, मोटर लेके आना, ट्रैक्टर से खेती बाड़ी करना, इन सब में खर्चा आता है। उस खर्चे के लिए किसान को चाहिए लोन। किसान लोन लेकर खेती बाड़ी करेगा, उसके बाद जो अनाज उगाएगा, उस अनाज को बेचकर किसान अपना कर्जा चुकाएगा। ये किसान चाहता है। लेकिन सच मायने में सरकार ने फैसिलिटी तो दे रखी है, कागजों पे दे रखी है। रियल लाइफ में क्लास किसानों को वो फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो रूरल क्रेडिट का मतलब क्या है कि रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए सरकार को उधार देना पड़ेगा। Growth of rural economy generally depend upon the fund required to development of agriculture and non-agriculture activity। तो जो रूरल इकोनॉमी है उसका ग्रोथ तभी संभव हो पाएगा क्लास, जब एग्रीकल्चर हो चाहे नॉन एग्रीकल्चर हो, दोनों के लिए फंड्स सरकार देगी। फार्मर को पैसा क्यों चाहिए? बीज खरीदना है, फर्टिलाइजर खरीदना है, इंसेक्टिसाइड्स खरीदना है, पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा। इवन फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अगर आप नई नई तकनीक का इस्तेमाल करना चाहते हो तो भी आपको सिचुएशन में फंड्स की जरूरत है, पैसों की जरूरत है। सो रूरल क्रेडिट इज वन ऑफ द क्रूशियल फैक्टर विच कंट्रीब्यूट टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो किसान क्या है कि भैया अपना कमाया, खर्च कर दिया, अनाज बो दिया, काट दिया, बेच दिया, पैसा खर्च कर दिया।
अपने जीवन को यापन करने में खत्म। कोई इतना क्लास कमाते नहीं कि ज्यादा बच सके, तो चीजें कमाई खर्च हो गई, फिर अगले सीजन में अगर उनको करना है तो उनको पैसा चाहिए, तो उसके लिए किसान को पैसा चाहिए। खुद सोचो, अगर किसान ही सेटिस्फाई नहीं होंगे तो आप मुझे बताओ, आपके घर पे जो राशन आता है वो, या फिर आपके घर पे जो अनाज आता है, जो आटा आप खाते हो, जो चावल आप खाते हो, जो सब्जियां, जो फ्रूट्स हैं, वो कहाँ से मिलेगा? खुद सोचो। तो रूरल क्रेडिट ही एक ऐसा सोर्स है जो रूरल लोगों को, रूरल एरिया को डेवलपमेंट करने में अच्छी खासी मदद करता है। अब सोर्सेस क्या है? पैसे के दो सोर्स है। पहला है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। पैसा लेने के दो रास्ते हैं क्लास, नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस कौन से होते हैं? एग्रीकल्चर क्रेडिट गिवन बाय दीज सोर्सेस आर कॉल्ड नॉन इंस्टीट्यूशनल। सबसे पहला मनी लेंडर। प्लस जो मनी लेंडर होते हैं ना, वो एक तरीके से उनका बिजनेस होता है कि वो लोन पे, मतलब उधार पैसे दें, और वो किसानों को उधार पैसे देते हैं, जिसकी वजह से किसान को क्लास उस उधार पे बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ता है, क्योंकि किसान देश का इतना पढ़ा लिखा समझदार नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं क्लास उनके अकाउंट को बिना नॉलेज में, यानी कि विदाउट द लैक, मतलब कि प्रायर इंटीमेशन, बिना बताए क्लास उनके अकाउंट को घपलेबाजी कर देते हैं, लोन के अमाउंट को क्लास चेंज कर देते हैं, जो लौटाया है उसको कई बार नहीं लिखते, ब्याज जो है वो गलत कैलकुलेट करते हैं, जिसकी वजह से बेचारे फार्मर को काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो अब मजबूरी भी किसान की है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं जिससे उधार ले, तो मरता क्या नहीं करता, तो वो मनी लैंडर के पास चले जाते हैं, और मनी लैंडर उनका दबा के एक्सट्रैक्ट करते हैं, दबा के उनको लूटते हैं क्लास, दबा के उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव। अब जनरली नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स में आते हैं रिलेटिव्स। तो अब इंसान अपने रिश्तेदारों से पैसे लेता है और फसल काटने के बाद उनको लौटा देता है, तो इसमें खासकर जो रिलेटिव है वो कोई ब्याज चार्ज नहीं करते जनरली। आमतौर पे लोग, गांव वाले, अपने रिलेटिव से पैसे लेके अनाज वो के उसे पैसे लौटा देते हैं। अगला है ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट। ऐसे लोग जो कमीशन लेकर फार्मर्स को लोन देते हैं, और वो बिफोर मैच्योरिटी ऑफ क्रॉप, यानी जब फसल बिल्कुल पकने वाली होती है, उससे पहले फोर्स करते हैं फार्मर को कि वो अपने बहुत कम से कम दाम में और अपने क्लास वो जो पूरा का पूरा अनाज है बेच सकें, और उसके लिए उन्हें क्या मिलता है क्लास? कमीशन। तो कहने का मतलब क्या है कि ये पहले पैसे देंगे आपको, और जब आपका अनाज बिल्कुल तैयार होने वाला होगा, उस टाइम बोलेंगे अपनी फसल को आप बेच दो सारा का सारा, और उसके बदले थोड़ा उनको पैसे दे देंगे, और हैवी कमीशन खुद खा जाएंगे। तो ये जनरली क्लास क्या होता है, कैश क्रॉप के लिए दिया जाता है, क्योंकि ये फसल कटने से पहले, जूट है, इंडिगो है, सिल्क है, कॉटन है, तो ये सारी चीजें कटने से पहले ही क्या करते हैं क्लास? खरीद लेते हैं। ट्रेडर होते हैं जो उन्हें खरीद लेते हैं। तो इनसे भी जो पैसा उधार लिया जाता है, इनको बोलते हैं क्लास ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट, और ये भी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस है। अगला है लैंडलॉर्ड। ये तो आपको पता ही है क्लास, जमींदार। तो जो छोटे छोटे यार मीडियम वर्क के जो फार्मर होते हैं, टेनेंट, जिनके पास जमीन नहीं होती, बस खेती बाड़ी कर रहे होते हैं, वो भी क्लास लोन लेते हैं लैंडलॉर्ड से फॉर मीटिंग देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। लैंडलॉर्ड ऑल्सो चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन एंड एक्सप्लॉइट देम। जैसा मनी मनी लेंडर करते थे, लैंडलॉर्ड भी बिल्कुल वैसी करते हैं। जो अनाज वो लोग क्लास काटते हैं, मतलब जमीन मेरी है, मैं लैंडलॉर्ड हूं, और मैं उधार दे रहा हूं किसको? जो फसल काट रहे हैं, यानी कि टेनेंट्स को, और उनसे बहुत ज्यादा ब्याज चार्ज कर रहा हूं। तो इन तरीकों से जो फार्मर्स है गांव के, या जो गांव के लोग हैं, उनका बुरी तरीके से शोषण किया जाता है। फिर आए इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। अब ये इंस्टीट्यूशनल का नाम क्यों है इसका? रीड करो। When credit is given by the गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी, जब सरकारी एजेंसीज जो सरकार से अप्रूव हैं, जो ठग नहीं करेंगे, जो पैसा नहीं लूटेंगे, जो किसानों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाएंगे, उन सारी एजेंसीज से जब पैसा लिया जाता है,
तो उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। जैसे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी प्लस क्रेडिट सोसाइटीज बनी होती है रूरल एरिया में। जो चीपेस्ट और बेस्ट सोर्स है रूरल क्रेडिट इन इंडिया, डेफिनेटली द कोऑपरेटिव फाइनेंस। ठीक है। क्लास जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं वो क्या करती हैं क्लास, उधार देती हैं फार्मर्स को। ठीक है, तो पहला क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। सेकंड है क्लास लैंड डेवलपमेंट बैंक। कुछ ऐसे बैंक हैं बच्चों, देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर आपको बेहतर समझना है तो आप ऐसे समझो कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो मतलब कि एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जिनका मेन एम क्या होता है कि लोग इकट्ठा होते हैं, मेंबर मान लो ये पांचों सात लोग मेंबर हो गए और ये सातों के साथ क्या करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे जब पैसों की जरूरत होगी। सब लोग मिलके क्या करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्लियर है यहां तक। अगला है लैंड डेवलपमेंट बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक आर एडवांसिंग लॉन्ग टर्म लोन। ये जो बैंक्स होती है ना 15 से 20 साल तक के लिए क्लास जो है वो लोन देती हैं टू द फार्मर्स अगेंस्ट द मॉर्गेज ऑफ देयर लैंड। जमीन को गिरवी रख के, क्यों, परमानेंट इंप्रूवमेंट, परचेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, फॉर रीपेइंग ओल्ड डेट्स। तो पुराने कर्जों को लौटाने के लिए लोन लेते हैं ये लोग, या फिर मान लो कोई एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट खरीद रहे हैं, कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या जमीन खरीद रहे हैं, तो उसके लिए ये लोग क्लास क्या करते हैं, लोन लेते हैं। किस किस बैंक से, लैंड डेवलपमेंट बैंक से। थर्ड है कमर्शियल बैंक। ये तो आपको पता ही है क्लास। इन इनिशियल पीरियड द कमर्शियल बैंक ऑफ आवर कंट्री हैव प्ले अ मार्जिनल रोल इन एडवांसिंग रूरल क्रेडिट। लेकिन 1950 1951 में, 1950 और 51 में ओनली 1% ऑफ द एग्रीकल्चर क्रेडिट वाज एडवांस बाय द बैंक, बट आफ्टर नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन 1969। अब ये बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है आपको क्लास कि कमर्शियल बैंक का जो नेशनलाइज हुआ वो कब हुआ। नेशनलाइजेशन मतलब ये है कि कमर्शियल बैंक्स जो है उनका मोटो बदल दिया गया कुछ कमर्शियल बैंकों का, और उनको एक तरीके से सरकार ने आप कह लो अक्वायर कर लिया या उनके इंटरेस्ट को चेंज कर दिया कि वो सिर्फ पब्लिक की भलाई के लिए काम करेंगे, जिनको आज आप पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हो, लाइक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, आईसीआईसीआई, ये नेशनलाइज्ड बैंक है। द कमर्शियल बैंक स्टार्टेड टू एक्सटेंड द फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स। जब नेशनलाइजेशन हुआ बैंक्स का तो बैंक ने फार्मर्स की मदद करना चालू किया, उनको लोन देना चालू किया। एक्चुअली ना पहले फार्मर्स को लोन कोई देता नहीं था। जब फार्मर्स को लोन लोग नहीं देते थे तो फार्मर ने क्या किया, बोला कि भाई लोन नहीं मिल रहा है, बैंक्स लोन नहीं दे रहे, तो सरकार ने क्या किया, बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया। यानी सरकार ने कुछ बैंक्स को बना दिया सरकारी बैंक कि भैया आप लोग सरकारी बैंक हो, आपका मुनाफा कमाने का कोई मोटो नहीं है, आप सिर्फ मदद करो फार्मर्स की, किसान को लोन दो। लेकिन उसके बावजूद भी रियल लाइफ में किसानों को लोन नहीं मिलता है। रीजनल रूरल बैंक, हर एरिया का अपना अपना क्लास रूरल बैंक होता है। हर एरिया का, महाराष्ट्र का अलग है, पंजाब का अलग है, बिहार का अलग है, उड़ीसा का अलग है, और वो रूरल एरिया होता है, ग्रामीण बैंक जिसको बोलते हैं। दीज बैंक्स आर ऑपरेटेड, मतलब ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ना ये इंस्टीट्यूशनल है, ये लूटेंगे नहीं, किसानों को वही देंगे क्लास उधार जो जेन्युइन रेट पे है, कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा, कोई भी धांधलेबाजी जो होती थी ना क्लास वो सब चीज रुक गई, और सारी चीजें नेट ऑन पेपर होगा, रिकॉर्ड होगा सारी चीजें। दीज बैंक्स आर ऑपरेट इन रूरल एरिया वेयर नो बैंकिंग फैसिलिटी आर अवेलेबल। तो अभी आपको पता है अर्बन एरिया में तो बहुत सारे बैंक मिल जाएंगे आपको, लेकिन रूरल एरिया में बैंकिंग फैसिलिटी जहां पे नहीं है वहां पे खुलते हैं रीजनल रूरल बैंक, और जो मेन एम है वो है क्लास की किसानों की मदद करना, उनको उधार देना और उनको अदर फैसिलिटी देना, स्पेशली टू स्मॉल एंड मार्जिनल फैमिली, छोटे छोटे फार्मर्स हैं तो उन लोगों की मदद करना ही क्या है, रीजनल रूरल बैंक का ऑब्जेक्टिव है। और लास्ट है द गवर्नमेंट। आपको पता है द लोन प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट आर नोन एज तकावी लोन। ध्यान रखना, जो सरकार लोन देती है वो तकावी लोन है। आर लेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी डिस्ट्रेस लाइक फेमाइंस, अगर सूखा पड़ा, भुखमरी आई, फ्लड आया, तो उस सिचुएशन में सरकार जो है वो लोन देती है किसानों को, और उनसे कितना लेती है, लगभग 6%। तकावी लोन वाज शॉर्ट टर्म लोन गिवन टू पुअर फार्मर टू परचेज सीड, बीज, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड। इन चीजों को खरीदने में क्लास उन पैसों का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों नेक्स्ट टू टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग ध्यान से सुन लो पहले क्लास ये टॉपिक, डाउट जो भी होंगे वो लास्ट में ले लूंगा मैं, तो अभी आप सुनते चले जाओ ताकि हम चैप्टर का पूरा एंड आज कर सके। नेक्स्ट है नाबार्ड।
फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एक एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है, यानी कि नाबार्ड की जिम्मेदारी है कि जितने भी रूरल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट हैं, इंस्टीट्यूशन सोर्सेस हैं, वो सही से किसानों को लोन दे रहे हैं या नहीं दे रहे। रूरल एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए जो बैंक बनाया, दैट इज कॉल्ड नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इट इज एन एपेक्स डेवलपमेंट बैंक authorized for providing and regulating credit and other facility for the promotion and development of agriculture। एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करने के लिए हमने क्या बना रखा है क्लास सरकार ने? नाबार्ड। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट एंड अदर एक्टिविटी इन रूरल एरिया विद द व्यू टू प्रमोट रूरल एरिया। तो गांव के एरिया को प्रमोट करने के लिए, मतलब जो रूरल एरिया है उसको प्रमोट करने के लिए ये क्या करते हैं क्लास? जो भी वहां पे छोटी छोटी कंपनी बनाते हैं, इंडस्ट्री बनाते हैं, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करते हैं, अदर एक्टिविटी जो डाइवर्सिफिकेशन है बिजनेस का, लाइक हॉर्टिकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, और फॉरेस्ट्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, इन सब को प्रमोट करते हैं ताकि जो रूरल एरिया है वो डेवलप हो सके। 1982 में क्लास क्या हुआ? ये स्टैब्लिश हुआ नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला है सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG। तो यहां से भी जो है गांव के लोग पैसा रेज करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम फॉर माइक्रो फाइनेंस। जब छोटे छोटे पैसों की जरूरत पड़ती है ना, तो उसमें होता क्या है क्लास? कमेटी सिस्टम की तरह होता है, आपके घर वालों को बेहतर पता होगा। मान लो ये 5-6 लोग हैं, ये सब लोग मिल लेते हैं, सब कंट्रीब्यूशन करते हैं क्लास एक फिक्स अमाउंट का, और किसी एक इंसान को क्लास जो है जिसको जरूरत होती है उस इंसान को ये पैसा दिया जाता है। फिर अगले महीने या अगले 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जो भी इनका सिस्टम होता है उसमें फिर क्या होता है, जिसको जरूरत होती है अगली बार उसको दिया जाता है, और ऐसे करके सब लोग पैसा देते हैं हर बार, और एक एक बार में सबको पैसा उठाने का भी मौका मिलता है। जहां पे आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट देते हो 10 महीने तक या 8 महीने तक, 6 महीने तक, 15 महीने तक, लेकिन लास्ट में आप एक ही बार में या बीच में कभी भी आप एक ही बार में एक बड़ी रकम उठा सकते हो मेंबर से। इसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, देखो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, थोड़ा सा इनफॉर्मल है, मैं क्लास लास्ट में ले लूंगा डाउट आपके। सेल्फ हेल्प ग्रुप इनफॉर्मल है, यानी कि ये गांव के मेंबर लोग बनाते हैं, गांव के मेंबर लोग जो है मिलके, और विमेन का इसमें जो कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये क्रेडिट सोसाइटी है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर क्या होता है, इसमें थोड़ा सा फॉर्मल रिलेशन होता है। इसके अंदर क्या है कि कोई सब लोग मिलके किसी थर्ड पार्टी को लोन देते हैं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, जो इनका ग्रुप है वो एक दूसरे को इन्वॉल्व करेगा काम में, अर्निंग में मदद करेगा कि पैसा कमा के आप क्या करो, कमेटी में पैसा डालो। आप रीड कर लो, क्लियर हो जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप आर इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ पीपल who choose to come together to find way to improve their living condition। Here people are helping each other। वहां पे आउटसाइड लोगों को भी मदद की जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक दूसरे की मदद की जाती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट थ्रिफ्ट इन स्मॉल प्रपोर्शन। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है, सेविंग्स को प्रमोट करता है कि भैया पैसे जोड़ो, थोड़ा थोड़ा सा पैसे जोड़ो, बाई मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर। हर मेंबर से एक थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन लिया जाता है फ्रॉम द पूल मनी, और जो पैसा इकट्ठा हुआ है, क्रेडिट इज टू बी गिवन बाय द नीडी पीपल, जिनको जरूरत है उनको उधार दिया जाता है रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, विच इज टू बी रीपेड इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट। मतलब क्या है, आप हर बार थोड़ा थोड़ा सा पैसे देते चले जाते हो, और जब इकट्ठा उठाते हो तो एक ही बार में एक बड़ी रकम आपको मिल जाती है, इसको आप अच्छे से यूज कर सकते हो। तो जो SHG है, हैव ऑल्सो हेल्प इन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यानी कि वुमेन को भी इसके अंदर लाया जाता है, बेसिकली वुमेन्स का ग्रुप होता है। हाउएवर द बोरोइंग आर मेनली फॉर कंजप्शन पर्पस। लेकिन इसका जो बेसिकली उधार है, देख लो जो डिफरेंस पूछ रहे थे, यहाँ पे मेन पर्पस है कंजप्शन का, लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये मेन पर्पस है क्लास किसान को खेती बाड़ी करने के लिए उधार देने के लिए। ओके, तो ये क्लास हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप।
अब समस्या यह है कि सर जब रूरल क्रेडिट सिस्टम बना हुआ है हमारे देश में, तो प्रॉब्लम क्या है उसको, उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम्स इन रूरल क्रेडिट सिस्टम। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है इनसफिशिएंसी। जितना पैसों की डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है। इन स्पाइट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ रूरल क्रेडिट स्ट्रक्चर, द वॉल्यूम ऑफ रूरल क्रेडिट इज कंट्री स्टिल टू बी इनसफिशिएंट इन कंपैरिजन टू डिमांड। यानी अगर 100 लोग डिमांड कर रहे हैं तो 10 लोगों की ही डिमांड पूरी हो पाती है। लोन बहुत सारे किसान मांगते हैं लेकिन लोन कुछ ही लोगों को मिलता है, यानी इनसफिशिएंसी। इन एडुकेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन। बच्चों सैंक्शन का मतलब ये होता है कि कितना लोन दिया जा रहा है, कितना लोन ग्रांट किया जा रहा है। अप्लाई किया 5 लाख के लिए, दिया जा रहा है 2 लाख रुपए, तो जो लोन का अमाउंट दिया जा रहा है ना, वो भी पूरा नहीं है, वो भी कम है। तो जितनी डिमांड करते हैं उतना लोन मिलता नहीं है। अगला है जो इंस्टीट्यूशन सोर्सेस हैं, वो आपने पढ़े तो, लेकिन वो फुलफिल नहीं कर पाते जो आज की डिमांड है उसको देखते हुए। ड्यू टू हैवी डिमांड फॉर क्रेडिट, ड्यू टू हैवी डिमांड फॉर क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सोर्सेस आर नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द डिमांड। जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स हैं वो डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि डिमांड जो है पैसों की वो ज्यादा है। जो पुअर फार्मर है उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जो गरीब किसान है उनके ऊपर कोई ध्यान दिया नहीं जाता क्योंकि जिसकी क्रेडिट वर्दनेस अच्छी है, एक आता है टीवी में ऐड, क्रेडिट स्कोर, पैसा बाजार का एक ऐड आता है टीवी में कि फ्री में अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें। तो क्रेडिट स्कोर मतलब क्या, आपकी क्रेडिट वर्दनेस कैसी है, आप पैसा अच्छे से लौटा पाओगे या नहीं लौटा पाओगे। तो जिनकी क्रेडिट वर्दनेस अच्छी होती है सिर्फ उनको लोन दिया जाता है, गरीब किसान को कोई भी लोन नहीं देता है। ये समस्या है। अगला क्या है, ग्रोइंग ओवरड्यूज। किसान के ऊपर पैसा जमा होता चला जाता है, ओवरड्यू होता चला जाता है, किसान उसकी पेमेंट नहीं कर पाता, किसान लोन की पेमेंट नहीं कर पाता। ये समस्या है। द प्रॉब्लम ऑफ ओवरड्यूज इन एग्रीकल्चर क्रेडिट कंटिन्यू टू बी एन एरिया ऑफ कंसर्न। चिंता का विषय है। द रिकवरी ऑफ एग्रीकल्चर एडवांस टू वेरियस इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्टरी। तो किसानों को जिन्होंने भी लोन दिया है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उनसे जो रिकवरी हुई है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। देयर आर फ्यू एलिगेशन, कुछ ऐसे आरोप भी है किसानों के ऊपर कि वो जानबूझकर लोन की पेमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से क्रेडिट एजेंसीज आर बिकमिंग वेरी ऑफ ग्रांटिंग लोन टू फार्मर। जिसकी वजह से क्लास जो क्रेडिट एजेंसी है वो चिंता करते हैं, वो चिंतित रहते हैं क्लास, वो लोन इसलिए नहीं देते क्योंकि क्लास ग्रोइंग ओवरड्यूज, ओवरड्यूज बढ़ता चला जा रहा है, उधार बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से वो डरते हैं कहीं पैसा डूब ना जाए। वो कहीं जानबूझ के तो नहीं दे रहे, लौटा नहीं रहे पैसों को, तो क्लास सरकार से माफी की फिर डिमांड करते हैं वो कि हमारा लोन जो है, हमारा कर्जा जो है माफ कर दो, ब्याज माफ कर दो। तो जिसके डर से इनको लोन नहीं दिया जाता। तो ये सारी समस्याएं क्लास रूरल क्रेडिट के अंदर। तो रूरल क्रेडिट सिस्टम के अंदर है इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल जहाँ गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ ठग नहीं सकता कोई, और नॉन इंस्टीट्यूशनल क्लास जो बिल्कुल प्राइवेट है, मनी लैंडर हो गए, इसके अलावा लैंडलॉर्ड हो गए क्लास, ट्रेडर कमीशन एजेंट हो गया, रिलेटिव हो गया। लेकिन यहाँ पे क्लास सारी चीज पेपर पे रहती है तो कोई आपको लूट नहीं सकता। ओके, सबसे बड़ी समस्या यह है क्लास अगले टॉपिक में कि भैया किसान का जो अनाज है उसकी मार्केटिंग कैसे हो। भैया किसान अपना अनाज बेचे कैसे, भाई किसान एक्सपर्ट है अनाज उगाने में, अनाज बेचने में वो एक्सपर्ट नहीं है। जिसकी वजह से जो एजेंट हैं, जो होलसेलर हैं, जो ट्रेडर हैं, वो किसानों को क्लास लूट लेते हैं। बहुत कम जो है पैसे उनके अनाज को उनको मिलते हैं। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम जो है वो कैसे डेवलप किया जाएगा। द एग्रीकल्चर मार्केट रेफर्स टू द सिस्टम थ्रू विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रीच टू आवर टेबल। प्लस ध्यान रखना, एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम वो सिस्टम है जिस सिस्टम के थ्रू आपके पास सब्जियां, अनाज और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पहुंचता है। अगर मेरे घर पे सब्जियां आ रही हैं, मेरे घर पे राशन आ रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ रहा है,
तो वो कैसे आ रहा है सोचो। किसान तो मेरे घर आता नहीं है देने डायरेक्ट, क्या उगा के मेरे घर आ गया वो। तो बीच में जो भी बीच में प्रोसेस इन्वॉल्व है ना, तो उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। किसानों से अनाज लिया जाता है, प्रोसेस करके पैक फॉर्म में अर्बन एरिया में उसको बेचा जाता है। इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। तो सरकार को एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को डेवलप करना चाहिए, ताकि किसान का जो अनाज है वो अच्छे दाम में बिक सके, और किसान को पता हो कि मेरा अनाज कितने में जा रहा है और आगे वो कितने का बिकेगा और मैं कितना मुनाफा कमाऊंगा। तो क्या है क्लास? इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग। बच्चों ग्रेडिंग का मतलब होता है ना, अनाज की छटनी कर देना अलग अलग ग्रेड में। लाइक चावल की दुकान पे आप देखते हो, राशन की दुकान, चावल रखे रहते हैं अलग अलग कटोरी के अंदर ना, उनके पास अलग अलग कटोरी में चावल रखे रहते हैं। इसके अंदर कुछ चावल है भाई, ये मान लो 20 रुपए किलो वाला चावल है, ये 40 वाला, ये 80 वाला है, ये 100 वाला है, ये 250 रुपए किलो वाला चावल है। तो अलग अलग, तो ये अलग अलग ग्रेड है। आटा भी ऐसे अलग अलग ग्रेड का आता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटी अक्रॉस द कंट्री। तो यानी कि चीजों को असेंबल करना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को स्टोर करना। कुछ सामान ऐसा होता है जो साल भर बनता है पर डिमांड किसी पर्टिकुलर सीजन में होता है। कुछ ऐसी सब्जियां जो साल भर डिमांड की जाती हैं, बनता किसी पर्टिकुलर सीजन में है। तो इन सब चीजों को स्टोर करना पड़ेगा आपको। प्रोसेसिंग, प्रोसेस करना है ताकि अच्छे से उसको बेच सके। ट्रांसपोर्टेशन, उसको पैकेट करना, ग्रेडिंग बनाना, और अलग अलग जगह बंटवारा करना, इसी को बोलते हैं क्लास एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग में समस्या क्या है? बेसिकली 3 प्रॉब्लम है। पहला, जो बड़े बड़े व्यापारी है ना, वो ठग लेते हैं किसानों को। कैसे? गलत वजन करना, मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स, धांधलेबाजी करना, मैनिपुलेशन करना, वाइल सीइंग देयर प्रोड्यूस टू ट्रेडर, सेलिंग देयर प्रोड्यूस टू ट्रेडर्स। यानी किसान जब अपना अनाज बेचता है तो धांधलेबाजी करते हैं, वजन कम तोलते हैं, फॉल्टी वेट करते हैं, तराजू में क्लास सेटिंग करके वो गलत वजन तोलते हैं, और किसान का ज्यादा अनाज कम पैसों में लेते हैं। दूसरा, किसान को पता ही नहीं कि मार्केट में इंफॉर्मेशन क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है, ये इंफॉर्मेशन नहीं पता। ड्यू टू लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, फार्मर बाउंड टू सेल देयर प्रोड्यूस एट लो प्राइस। मतलब ट्रेडर महंगे सस्ते में ले रहा है किसान से और उसे आगे जाके महंगे में बेचेगा। तो क्यों? क्योंकि किसान को पता नहीं है मार्केट के बारे में। ये समस्या है। क्लियर है? प्लस पॉलिसी सारी सही होती है, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है बस। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, किसान मजबूर है कि अगर उसने अपना अनाज नहीं बेचा तो वो कहाँ रखेगा उसको। सड़ गया, सब्जियां सड़ गई, फल सड़ गए, खराब हो गया, तो क्या होगा? उसका तो सब मेहनत खराब हो जाएगा ना। उसकी 6 महीने की, 3 महीने की जो मेहनत है वो तो पानी में चली जाएगी बिल्कुल। तो किसान रिस्क नहीं लेता। क्यों? स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। मजबूरन वो क्या करता है क्लास? मजबूरन वो सस्ते में जो है बेच के निकल लेता है अनाज को। कहता भैया जीरो ना हो जाए मेरे अनाज की कीमत, मेरे सब्जियों की कीमत, मेरे फ्रूट्स की कीमत जीरो ना हो जाए, तो मैं जैसे तैसे करके इसको बेच देता हूँ। तो स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, नहीं तो वो वेट करता अच्छे दामों का और फिर बेचता। तो ये तीनों समस्या है। अब सरकार को क्या करना चाहिए? ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव करना चाहिए। तो इसको इंप्रूव करने के लिए सरकार ने कुछ मेजर्स लिए हुए हैं। सबसे पहला, मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग। क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको वन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवरी चैप्टर के बहुत जल्दी दे दूंगा, तो उसको आप कॉपी मेंटेन करके अच्छे से चैप्टर में मेंटेन कर लेना कॉपी को। मेजर्स इनिशिएटेड बाय ए गवर्नमेंट टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए सरकार ने सबसे पहला बनाया रेगुलेटेड मार्केट्स, ऐसी मार्केट जो सरकार रेगुलेट कर सके। रेगुलेशन ऑफ मार्केट इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन। बच्चों ये ट्रांसपेरेंट है, जो हो रहा है वो साफ साफ दिखेगा किसान को। इन रेगुलेटेड मार्केट, सेल एंड परचेज ऑफ द प्रोड्यूस इज चेक बाय द मार्केट कमेटी। एक कमेटी होती है, मार्केट में ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, उसके अंदर कुछ सरकारी लोग होते हैं, कुछ किसान होते हैं, कुछ ट्रेडर्स होते हैं। तो ये सब लोग देख रहे होते हैं क्लास कि किसान को नुकसान नहीं होना चाहिए,
दिस पॉलिसी इज बेनिफिट फार्मर एज वेल एज कंज्यूमर। तो किसान को जो भी अनाज आप ले रहे हो वो सही दाम में लो, क्या प्राइस चल रहा है वो सारी चीज ट्रांसपेरेंट है, वहां पे ब्लैक बोर्ड होता है जिसमें लिखा रहता है पूरा प्राइस कि आज में किस रेट में अनाज बेचना है, और कोई उससे कम रेट में क्लास नहीं बेचता अनाज की। सारी चीज जो है वो प्री डिटरमाइन है, कमेटी सब कुछ सेट कर देती है ताकि किसान का कुछ भी नुकसान ना हो, किसान अपना सारा का सारा अनाज बेचे, कोई मैनिपुलेशन ना हो, कोई फॉल्टी वेइंग ना हो, कोई गलत वजन ना हो, कोई धांधलेबाजी ना हो। इस चीज का क्लास इस मार्केट में ध्यान रखा जाता है, तो किसान अपना अनाज जो है वो रेगुलेटेड मार्केट में बेच सकता है। अगला है सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देनी चाहिए। ये तो हमने पहले ही पढ़ा, रोडवेज, रेलवेज, वेयर हाउसेस, प्रोसेसिंग यूनिट वो सफिशिएंट नहीं है अभी डिमांड के हिसाब से। तो गवर्नमेंट और क्लास ये जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना चाहिए ताकि किसान को सपोर्ट मिले। तीसरा है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग के अंदर होता क्या है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग इज अ मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट इन रियलाइजिंग द फेयर प्राइस ऑफ फार्मर प्रोडक्ट। सरकार इस बात का खास ख्याल रखती है कि किसान ने जो अनाज उगाया है उसमें जो खर्चा उसका लगा है उन सारे खर्चों से ज्यादा पैसे मिले उसको, ताकि वो कुछ कमा सके। फार्मर एज अ मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी बार्गेन वेल ऑफ देयर बेटर प्राइसेस फॉर देयर प्रोड्यूस थ्रू द कलेक्टिव सेल। अब होता क्या है, सब लोग मिलकर इसके अंदर क्या करते हैं, मान लो 10 किसान है, 10 के 10 मिल गए और एक प्राइस के लिए बार्गेन किया कि भाई हमें अपना अनाज इतने में बेचना है, इससे कम में जी हम में से कोई भी अपना अनाज आपको नहीं बेचेगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल और 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है मिल्क कोऑपरेटिव क्लास, जहां पे गुजरात में क्लास मिल्क कोऑपरेटिव जो बहुत सक्सेसफुल रहा और जो सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन गुजरात की काफी इंप्रूव हुआ। तो गुजरात के जो लोग थे उन्होंने क्लास दूध का जो क्लास मतलब कि एनिमल हस्बेंड्री काम कर रहे थे, जो दूध का काम डेयरी का काम कर रहे थे, तो डेयरी का जो काम कर रहे थे उन लोगों ने क्लास दूध कलेक्ट किया और बाद में क्लास यहाँ पे एक नया रेगुलेशन लेके आए ये लोग, और उन्होंने बोला कि हम जो अपना पूरा का पूरा प्रोड्यूस है प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और इस रेट में बेचेंगे। तो ये हो गया मिल्क कोऑपरेटिव। और कहाँ का है क्लास मिल्क कोऑपरेटिव, गुजरात का, और इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड। हम आगे पढ़ेंगे जाके ऑपरेशन फ्लड, तो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ये मिल्क कोऑपरेटिव क्या है। लेकिन आप स्टेट ध्यान रखना, क्लास किस स्टेट का पॉपुलर हुआ वो गुजरात का। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आज की क्लास का वो डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। गांव के लोगों का भला करने के लिए, सॉरी रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए सरकार अलग अलग पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट लेके आती है। तो ये पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट क्या है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछा सकता है। व्हाट आर द डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ रूरल एरिया। तो सबसे पहला है इसके अंदर एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार किसानों से कहती है कि किसान का अनाज अगर 100 रुपए में बना है तो कम से कम उसके अनाज की कीमत उसको 150 दिया जाए, ये मिनिमम है। 150 से कम में किसान का अनाज कोई ना खरीदे। किसान का जो अनाज है वो 150 रुपए से कम में कोई ना खरीदे। अगर कोई 150 से कम में क्लास डिमांड कर रहा है तो आप किसान लोगों से कहा जाता है आप उनको मत बेचो, आप हमें दो, सरकार को दो, सरकार आपसे अनाज खरीदेगी। क्लियर है क्लास यहां तक, सरकार आपसे अनाज खरीदेगी और मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी पे खरीदेगी। कम से कम हम आपको 150 देंगे, 50% का मुनाफा हम कम से कम देंगे फार्मर्स को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, प्राइमरी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, गवर्नमेंट फिक्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक राइस, मेज, कॉटन, sugar can, pulse, etc. Such price may be regarded as an offer price at which the government is willing to pay an amount of food grain from farmer. तो सरकार कहते हैं हम खरीद लेंगे भैया आपका कीमत, आपका अनाज जो है 150 में आप हमको बेच दो। तो अगर कोई प्राइवेट डीलर या कोई प्राइवेट ट्रेडर उसे 150 से ज्यादा पैसे देने को रेडी है तो ही वो अनाज उसको बेचेगा, अदरवाइज उसको नहीं बेचेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर किसान जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर किसान अपना अनाज सरकार को अच्छे दाम में बेच सकता है।
अगला है मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक। अब सर सरकार इस अनाज को लेके क्या करेगी? जैसे आपको पता है अभी कुछ स्टेट के अंदर ना जो है बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, लाइक आंध्र प्रदेश, और सुना फ्लड जो है वहां आने की सिचुएशन है और बहुत बुरी हालत है वहां पे। अभी कई लोगों की डेथ भी हो गई और बहुत अलग अलग लोगों को जो है वो निकाल दिया गया वहां से, अलग रख लिया गया। तो अब उस सिचुएशन में फूड सप्लाई कैसे होगी? तो सरकार क्या करती है, जो किसानों से अनाज खरीदती है ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, उसको इकट्ठा कर लेती है, उसका एक बफर स्टॉक मेंटेन करती है, बफर स्टॉक। द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई परचेज व्हीट राइस एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू मेंटेन बफर स्टॉक। बफर स्टॉक इज क्रिएटेड इन द ईयर ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन एंड इज यूज्ड टू ड्यूरिंग शॉर्टेज। जब शॉर्टेज हो, अनाज की कमी पड़ गई कभी, तो सरकार बफर स्टॉक से निकालेगी। या कहीं नेचुरल कैलेमिटी, हमने आंध्र प्रदेश का एग्जांपल दिया, तो वहां पे सरकार क्या करेगी, उन चीजों को नहीं। जो तटीय एरिया है जहां अक्सर जैसे बंगाल में आया था, उड़ीसा में आया था लास्ट टाइम, और लास्ट टाइम फिर से आया था, गुजरात में भी आया था, फानी तूफान भी आया था। तो जब अलग अलग, तितली भी आया था एक बार, तूफान का नाम जो फ्लड आता है, जब अलग अलग तूफान आता है, फ्लड आता है, सुनामी आती है, तो वहां पर अनाज की जो सप्लाई है वो इस बफर स्टॉक से क्लास क्या किया जाता है, किया जाता है। क्लियर है यहां तक? अनिकेत आने वाला है आगे ऑपरेशन फ्लड, डोंट वरी, अभी आगे आएगा। अगला है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस। अब आपने सरकारी राशन की दुकान देखी होगी जहां आपका राशन कार्ड बनता है और आप राशन कार्ड लेकर सस्ते में या फ्री में राशन की दुकान से राशन ले सकते हो। द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन आवर कंट्री ऑपरेट थ्रू अ नेटवर्क दैट इज कॉल्ड राशन शॉप एंड फेयर प्राइस शॉप। Fair price shop offer essential commodities like wheat, rice, kerosene oil, etc. at the price below the market price. Fair price shop में आपको बहुत सस्ते में, आधे से भी आधी कीमत में, लाइक ₹2 अनाज, ₹2 किलो, ऐसे इस भाव से आपको जो अनाज है, आपका जो केरोसिन ऑयल है, केरोसिन ऑयल क्लास इसलिए लिखा है कि खाना पकाने के लिए स्टोव वगैरह में केरोसिन ऑयल का यूज होता है। हालांकि आजकल तो सबके पास गैस सिलेंडर है, लेकिन पहले इसका यूज ज्यादा होता था। तो ये सारी चीजें सरकार देती है बहुत सस्ते दाम में, ताकि गरीब से गरीब लोग भी इन चीजों का इस्तेमाल कर सके। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सरकारी अनाज को बांटा जाता है, और उससे पहले हमने पढ़ा बफर स्टॉक सरकार मेंटेन करती है, और उससे पहले एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ताकि किसान का अनाज जो है वो सस्ते दाम में कोई ना ले। सरकार कहती है मिनिमम तो हम ही आपको इतना दे देंगे, तो आपको किसी और को सस्ते में बेचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स। इतना टॉपिक क्लास रह गया है, इसे भी क्लास खत्म कर लेते हैं, 10 से 15 मिनट में से फिनिश करते हैं, और देन ये चैप्टर हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा। आप इस चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लेना, 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा इस चैप्टर को पूरा आपको फिनिश करने में, तो आराम से आप इसे फिनिश कर लेना। इसके एमसीक्यू वगैरह सब आपको मिल जाएंगे, बस आप चैप्टर अच्छे से लर्न कर लेना, हेडिंग्स वगैरह को अच्छे से लर्न कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जल्दी आपको देता हूँ, ओके। इमर्जिंग ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स। अब सुनो मेरी बात को। अब ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल क्या है? एक ऐसा रास्ता जहां पे किसान डायरेक्टली अपनी चीजों को कंज्यूमर तक बेच सकता है। मतलब मेरे को अगर सब्जियां चाहिए तो मैं डायरेक्टली खरीद सकता हूं, कहां से? मंडी से। मंडी को डेवलप किया गया यहाँ पे, एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग दैट इमर्ज एज अ चैनल वेयर फार्मर कैन डायरेक्टली सेल देयर प्रोड्यूस टू कंज्यूमर। प्लस जहां पे किसान जो है, ऐसा फैसिलिटी अवेलेबल कराया गया कि बीच में कोई नहीं होगा, किसान अपना अनाज लेगा और डायरेक्टली सब्जियां जो है या वेजिटेबल्स है, अलग अलग टाइप की दालें हो गई, तो ये किसान डायरेक्टली क्या करेगा, इसको प्रोसेस करके डायरेक्टली बेचेगा किसको? कंज्यूमर को। तो कौन कौन से चैनल है, कुछ नाम आप याद कर लेना। अपनी मंडी, जो बच्चे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से हैं वो थोड़ा सा कोरिलेट कर पाएंगे। अपनी मंडी, हदासपुर मंडी जो पुणे में है, महाराष्ट्र, ठीक है। रितु बाजार जो क्लास वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। उजावर संदेश जो क्लास
संडीज जो तमिलनाडु में है। A number of national and multinational chain are joining with the farmers by helping them to produce better quality of farm produce by providing seeds and other input at certain price। जैसे मैकडोनल्ड्स है, सबवे है, तो ऐसे अलग अलग जो कंपनीज है ना, इंटरनेशनल कंपनी, वो उनको जैसे मैकडी में क्या होता है कि फ्राइसेस मिलते हैं उनको। तो अब उस सिचुएशन में क्या होता है कि आलू के जो प्राइसेस वो बेचते हैं, तो किसान को वो पर्टिकुलर आलू उगाने के लिए बोलते हैं, जिसके लिए वो उनको बीज भी देते हैं, उनको फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं, ताकि किसान उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीजें अनाज उगा सके, सब्जियां फ्रूट्स उगा सके और उनको दे सके। तो इस तरीके से फायदा, तो मंडी बना दी गई, एक बाहर देश के लोगों को रिलेट कर दिया गया, कोरिलेट कर दिया गया, मतलब कि कनेक्शन में लाया गया फार्मर्स के, ताकि किसान को वो क्या करते हैं, डायरेक्टली बोलते हैं कि हमें इस टाइप का चाहिए प्रोडक्ट, आप इस टाइप का प्रोडक्ट उगाओ, और उगा के वो उनको बेचते हैं। इन दिस वे फार्मर विल हैव लार्जर मार्केट फॉर प्रोड्यूस एंड विल आल्सो रिड्यूस द प्राइस रिस्क। तो इस सिचुएशन में क्लास किसान क्या करता है, थोड़ी अर्निंग जो है वो ज्यादा उगा लेता है। नेक्स्ट टॉपिक और हमारा लास्ट टॉपिक है, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। सिर्फ खेती बाड़ी करने से तो बात नहीं बनेगी, बिकॉज लैंड पे बर्डन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा खेती बाड़ी से फायदा नहीं होगा किसानों को। तो साइड बाय साइड कुछ नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं जिनको सरकार को प्रमोट करना पड़ेगा, और किसान अगर इन एक्टिविटीज में रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो अच्छी इनकम कमा सकते हैं। तो वो क्या क्या एक्टिविटी हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है भैया, आप खेती बाड़ी के साथ साथ कुछ और काम भी करो। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन refers to either a change in the cropping pattern or the farmers opting for other non-farming options like poultry। ठीक है, प्लस पोल्ट्री का मतलब ये होता है क्लास जहां पे मुर्गी पालन किया जाता है, पंक्षी पालन एक तरीके से कह सकते हो, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन। दिस प्रैक्टिस अलाउ द फार्मर टू एक्सपेंड द प्रोडक्शन विच हेल्प्स टू जनरेट हाई लेवल ऑफ इनकम। जहां पे वो ज्यादा इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न इंप्लाइज, अगर वो क्रॉप का पैटर्न चेंज करते हैं, फूड और नॉन फूड क्रॉप दोनों उगाते हैं, जो कैश क्रॉप होता है अगर वो उगाते हैं, तो उस सिचुएशन में जो कन्वेंशनल क्रॉप है और हॉर्टिकल्चर, आगे हम पढ़ेंगे कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हाई वैल्यू एंड लो वैल्यू क्रॉप, ये सारी चीजें वो उगा सकते हैं। ठीक है, पोल्ट्री मैं आपको दिखा देता हूँ क्लास, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा देख के। ठीक है, ये क्लास आपको इमेजेस दिख गई होंगी, इस तरीके से आपने गांव में देखा होगा, फार्म कहते हैं इसे, फार्म, पोल्ट्री फार्म। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो खेती बाड़ी के साथ साथ कुछ कन्वेंशनल क्रॉप हैं, पुराने क्रॉप्स, और कुछ ये लोग उगा सकते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्लास में आपको पढ़ाऊंगा आगे जाके, जहाँ पे आप एक तरीके से गार्डन मेंटेन करते हो, जहाँ पे कुछ फ्लावर्स हैं, कुछ ऐसे बीज हैं जहाँ पे जैसे सरसों हो गया, ये सारी चीजें, ऑयल सीड्स, इनको उगाने की बात करते हो। कुछ हाई वैल्यू क्रॉप, कुछ लो वैल्यू क्रॉप, यानी कि रोटेट करते हो, पहले कुछ फिर कुछ फिर कुछ, आप रोटेट करोगे तो आपको फायदा जो होगा ज्यादा होगा। और साथ में जैसे पोल्ट्री काम हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डेयरी का काम हो गया, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करना, ये सारी चीजें होती हैं डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटीज इन एग्रीकल्चर। डाइवर्सिफिकेशन का फायदा क्या होगा क्लास, कि आपको अनाज जो है उस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, वेदर खराब हो गया तो आपको समस्या नहीं होगी, आपकी इनकम क्लास बढ़ेगी, रूरल पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और डाइवर्सिफिकेशन कहीं ना कहीं सॉइल फर्टिलिटी को भी क्या करेगा, बढ़ाएगा, और कीड़े मकोड़ों से बचाएगा। अब नॉन फार्म में कैसे कैसे एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, जो नॉन फार्म एरिया है, जैसे नॉन फार्म एरिया में सबसे पहला है क्लास लाइव स्टॉक फार्मिंग। बच्चों लाइव स्टॉक फार्मिंग का मतलब है एनिमल हस्बेंड्री, या आप इसे लाइव स्टॉक फार्मिंग कह लो या एनिमल हस्बेंड्री कह लो, ये इस चीज को होता है। अब ये एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन है, मैं आपको दिखा देता हूं, आप बेहतर समझ जाओगे, एक बार इमेज देख लोगे तो दिख रहा है क्लास, ये पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, कोई भी एनिमल हो सकता है, जरूरी नहीं है कि गाय भैंस ही पालना है, कोई भी एनिमल हो सकता है क्लास, बकरी हो गया, मेढ़ हो गया, ठीक है,
और भेड़ हो गया या फिर अलग अलग पता नहीं जो भी जानवर होते हैं क्लास, वो सारी चीजें देखो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। ओके, तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या है? केयरिंग फॉर फार्म एनिमल, एनिमल की केयर करना, उनकी ब्रीडिंग करना, उनको क्लास रियरिंग करना। कुल मिला के जो जो एनिमल्स हैं उनकी ब्रीडिंग करना, उनका ध्यान रखना, और रियरिंग क्लास, रियरिंग का मतलब क्लास बेसिकली क्या होता है कि एनिमल ब्रीड को जो है क्लास यूज करना मुनाफा कमाने के लिए, समझ लो, अलग अलग ब्रीडिंग करवाना एनिमल्स की ताकि मुनाफा कमाया जा सके। लाइव स्टॉक इज ऑल्सो यूज बाई फार्मर्स, किसान भी क्लास इन लाइव स्टॉक का यूज करते हैं। जैसे किसान होता है उसके यहाँ पे देखो बैल मिलेंगे आपको, एज एन इंस्ट्रूमेंट इन फार्म फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कैरिंग एग्रीकल्चर इनपुट। भैंस हो गया, बैल हो गया, उनको मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। एनिमल लाइक काउ आर यूज इन द फील्ड फॉर कन्वेंशनल प्लगिंग मेथड। तो आपको पता है क्लास की किस तरीके से जो गाय है उनका यूज किया जाता है, बैल का यूज किया जाता है प्लगिंग करने के लिए, जो हल से खेती होती है ना, वो किया जाता है। पोल्ट्री हैज द लार्जेस्ट शेयर इन लाइव स्टॉक इन इंडिया। क्लास बता दूं आपको, जो पोल्ट्री है, जो दिखाया मैंने क्लास आपको अभी, मुर्गी पालन वगैरह, उसका इंडिया में लाइव स्टॉक शेयर सबसे ज्यादा है। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन प्रोवाइड इंक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, आपकी इनकम बढ़ाता है, फूड सिक्योरिटी ये बढ़ाता है, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा, फ्यूल एंड न्यूट्रिशन फॉर फैमिली विदाउट डिस्टर्बिंग अदर फूड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। यानी कि बाकी चीजें बिल्कुल कोई भी क्लास किसी चीज में छेड़छाड़ नहीं होगी, और आपका जो अनाज है वो आप क्या कर सकते हो, धीरे धीरे अनाज तो उतना उगाते रहोगे आप लोग, लेकिन साथ में क्लास आप इनकम, एक एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो एनिमल हस्बेंड्री का काम करके। नेक्स्ट है डेयरी का काम। इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग, चेक करो क्या है क्लास, ब्रीडिंग, रेजिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डेयरी एनिमल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। अगर आप दूध से रिलेटेड काम कर रहे हो, या जो अलग अलग प्रोडक्ट है जो दूध से बनता है, बहुत सारी चीजें बनती है दूध से, तो अगर उनका काम कर रहे हो क्लास, तो हम उसको बोलते हैं डेयरी। डेयरी का काम कर रहे हो आप, ठीक है, दूध या उससे जो प्रोडक्ट और बनते हैं उससे काम कर रहे हो आप। ऑपरेशनल फ्लड क्या है जरा चेक करो। इट वॉज स्टार्टेड बाई नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी 1970 में, अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ डॉक्टर वर्गीस करेन। ऑल फार्मर्स पूल देयर मिल्क प्रोड्यूस, जितने फार्मर्स थे जो भी उनके पास दूध होता था, जो डेयरी का काम करते थे, उन सबको अलग अलग ग्रेड में बांटा। सेम इज प्रोसेस एंड मार्केट टू अर्बन सेंटर थ्रू कॉर्पोरेट। अमूल का नाम सुना होगा ना आपने, अमूल, टीवी में ऐड नहीं देखता, अमूल दूध पीता है इंडिया, तो ये अमूल की वजह से ही ऑपरेशन फ्लड आया। द फार्मर आर अश्योर्ड द फेयर प्राइस, सारे के सारे फार्मर इनको दूध देते थे, और ये लोग दूध की ग्रेडिंग करते थे, उसकी टेस्टिंग करते थे, और जो रूरल एरिया है उनको बेचते थे। आफ्टर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन फ्लड बाय गुजरात, इंडिया रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन मिल्क प्रोडक्शन। उसमें क्लास उस टाइम पे इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पे आ गया था। तो ये हो गया क्लास डेयरी। तो आप डेयरी काम कर सकते हो, और एनिमल हस्बेंड्री काम कर सकते हो, फिशरीज मछली पालन। अब मछली पालन जो है वो क्या है, तो फिशरीज में आपको दिखा देता हूँ क्लास, फिशरीज आप बेहतर समझ पाओगे एक बार देख लोगे तो। गांव में क्लास मछली पालन बहुत होता है, तालाब में, नदियों में, ठीक है, बेसिकली तालाब में होता है। देख रहे हो मछली पालन, तो इस तरीके से देखो मछली को पाला जाता है। मैं आपको प्रॉपर इमेज दिखा देता हूँ। ये पूरा पूरा इन्वायरमेंट बनाया जाता है, और इन्वायरमेंट बना के मतलब कि घेराबंदी कर दी जाती है, और घेराबंदी करके छोटे, देखो ये मछली पाला जाता है, फिर उसी में से ये लोग क्या करते हैं, मछली को निकालते हैं। ये मछली पालन है, और फिर जहां जहां कंजप्शन होता है मछली का, वहां ये लोग उसको बेचते हैं। ओके, विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन बर्डन ऑन लैंड हैज इंक्रीज। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही है, जो लैंड पे बर्डन है ना वो बढ़ता चला जा रहा है। फिशरीज हैव बिकम एन इंपॉर्टेंट नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो फिशरीज बहुत अच्छा सोर्स है जहाँ पे आप रोजगार पा सकते हो।
इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर पीपल लिविंग इन बैकवर्ड एंड कोस्टल एरिया। लेकिन फिशिंग का काम हर कोई चालू नहीं कर सकता। परंपरा होती है, क्लास मछुआरे होते हैं जो वो उनके दादा परदादा वो सब काम यही करते आ रहे हैं। जो कोस्टल एरिया है ना, बेसिकली वहां पे ज्यादा काम होता है। ये लाइक केरला, महाराष्ट्र जो समुद्र से तटा हुआ एरिया है, गुजरात, तमिलनाडु आर द प्रिंसिपल स्टेट ऑफ इंडिया वेयर फिशरी इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन द रूरल एरिया। तो इन सब एरिया में क्लास जो मछली पालन है वो ज्यादा होता है। लेकिन फिशिंग कम्युनिटी को आज भी बहुत क्लास पिछड़ा माना जाता है। ज्यादा पैसे नहीं है, गरीबी है, और वो जमीन पे और पानी पे दोनों पे क्लास बराबर बराबर डिपेंड है। तो उनके लिए पानी ही उनकी क्लास मदर है। वाटर बॉडीज जो है वो मदर है या प्रोवाइडर है, क्योंकि उनको क्लास अगर पानी नहीं रहेगा तो उनके फिर वो कमाई नहीं पाएंगे, उनका पूरा खत्म ही हो जाएगा सब कुछ। इन इंडिया, आफ्टर प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन बजटरी एलोकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन फिशरीज, तो क्लास मछली पालन में भी ना अलग अलग टेक्नोलॉजी है जिनसे मछलियों को पकड़ा जाता है और उनका पालन पोषण किया जाता है। तो उसकी वजह से, तो ये जो मछली पालन है उसकी वजह से और उस डेवलपमेंट की वजह से जो मछली पालन जो करते हैं लोग, उनका जो प्रोडक्शन है वो जीडीपी में लगभग 2% कंट्रीब्यूट करता है। यानी बहुत पिछड़े जात के लोग होते हैं ये लोग माने जाते हैं, और सिर्फ 2% कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। लार्ज शेयर ऑफ फिश वर्कर फैमिली आर वेरी पुअर। जो बहुत ज्यादा लोग जो है वो गरीब हैं, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, अर्निंग बहुत कम है, इलेक्ट्रिसिटी रेट इनके यहाँ बहुत ज्यादा है, और वो हमेशा क्लास कर्जों में डूबे रहते हैं जो फिशिंग कम्युनिटी के लोग होते हैं, जिसे आप मछुआरे कहते हो ना, उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये भी एक डाइवर्सिफिकेशन है, नॉन फार्म एक्टिविटी है कि भैया आप डेयरी काम कर लो, एनिमल हस्बेंड्री कर लो, फिशरीज का काम कर लो, या फोर्थ पॉइंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या है? जब आप बागानों में फ्रूट्स उगाते हो, वेजिटेबल, ट्यूबर क्रॉप, फ्लावर्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, जो सुगंधित पौधे होते हैं ना, एरोमेटिक प्लांट, जिनसे काफी जो बीमारियां हैं वो भी सही की जाती हैं, ठीक है, वो सारी चीजें। ट्यूबर क्रॉप जो है मतलब कि मैं आपको दिखा देता हूँ जो ट्यूबर क्रॉप्स हैं, शकरकंद टाइप का जो होता है ना सब, हाँ ये देखो, ये हाँ, ये सब चीजें जो मिट्टी के अंदर से मतलब कि उगाई जाती हैं, ये सब ट्यूबर क्रॉप्स है। तो जब इन सब चीजों का, चाहे हल्दी हो, चाहे ये क्लास अदरक हो, स्वीट पोटैटो है, रूट क्रॉप टाइप का जो होता है, उनको बोलते हैं ट्यूबर क्रॉप। इन सब को जब उगाया जाता है तो हम उसको बोलते हैं क्लास हॉर्टिकल्चर, या डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस। ओवर द टाइम देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द एरिया अंडर these crop play a vital role in providing food and nutrition। तो भैया फूड और न्यूट्रिशन तो ये क्रॉप आपको बहुत अच्छे से देगा। बिसाइड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ आपको फूड और न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी। मेनी फार्मर एंगेज इन हॉर्टिकल्चर हैज इम्प्रूव। तो हॉर्टिकल्चर में ज्यादा से ज्यादा फार्मर जो है वो कहीं ना कहीं क्लास एंगेज हो रहे हैं, क्योंकि वो साथ में जो हम अनाज उगा रहे हैं, मान लो चावल उगा रहे हैं या फिर जो गेहूं है वो उगा रहे हैं, तो साथ में वो हॉर्टिकल्चर का भी काम कर सकते हैं। इंडिया जो है क्लास, ध्यान रखना, इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। सोचो, इंडिया पूरे वर्ल्ड पे सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है जो फ्रूट और वेजिटेबल्स को उगाता है, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री। फर्स्ट तो चाइना है, ऑब्वियसली चाइना ही फर्स्ट है। वी आर इमर्जिंग एज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो, बनाना, कोकोनट, कैशू नट, ठीक है, काजू। फॉर इनहेंसिंग द रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर, मोर इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिसिटी। तो सरकार को हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए बिजली, कोल्ड स्टोरेज, जहाँ पे वो अपना जो भी प्रोडक्ट है, जो सब्जियां हैं, जो भी अनाज हैं, उनको स्टोर कर सके लंबे समय तक,
या मार्केट लिंकेज, ताकि जो मार्केट में अपना चीजें जो है बेच सके। तो हॉर्टिकल जो है, जो हॉर्टिकल्चर है वो वुमेन एम्प्लॉयमेंट को भी काफी प्रमोट करता है। जो महिलाएं हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर। नेक्स्ट है गोल्डन रेवोल्यूशन क्लास। इससे कुछ एमसीक्यूज हैं बुक्स में जो पूछ लिया जाता है, तो इसमें से बता दिया गोल्डन रेवोल्यूशन क्या है। ऑपरेशन फ्लड जो है वो व्हाइट रेवोल्यूशन है, और गोल्डन रेवोल्यूशन जो पीरियड है वो 1991 से लेकर 2003 तक का पीरियड है, जहां पे इन्होंने हनी के प्रोडक्शन को और हॉर्टिकल्चर को इम्प्रूव करने की बात की। इट इज अ पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो गोल्डन रेवोल्यूशन में ये जो क्रांति लेके आए, इनमें हनी और हॉर्टिकल्चर, इनके प्रोडक्शन की, इनको बढ़ाने की, इनके आउटपुट को बढ़ाने की बात की गई। नेक्स्ट है येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन बेसिकली क्लास जो एडिबल सीड्स ऑयल है, यानी कि जो खाने पीने के लिए जो ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली मस्टर्ड ऑयल, सीसम सीड से जो ऑयल बनता है, तो इन ऑयल के रेवोल्यूशन के लिए जो आया, ताकि हम ऑयल के लिए किसी पे डिपेंड ना रहे। खाना पकाने के लिए तो ऑयल की जरूरत पड़ती ही है, विदाउट ऑयल आप खाना कैसे पकाओगे। दैट इज कॉल्ड येलो रेवोल्यूशन। तो मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछ सकता है येलो रेवोल्यूशन किसके लिए था क्लास, ऑयल्स के लिए। किसके लिए, मस्टर्ड ऑयल के लिए। और जो गोल्डन रेवोल्यूशन था वो किसके लिए था, हॉर्टिकल्चर के लिए और हनी के लिए। लास्ट पॉइंट है क्लास के साथ हम चैप्टर एंड करेंगे, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, पोल्ट्री है, ये सब के साथ साथ एक डेयरी है, फिशरीज है, इनके साथ साथ है क्लास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। इट रेफर्स टू द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। आईटी इंजीनियरिंग का वो ब्रांच है दैट डील विथ यूज ऑफ कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन टू रिट्रीव, इकट्ठा करना, उसको स्टोर करना, कलेक्ट करके स्टोर करना, और ट्रांसमिट करना इंफॉर्मेशन को थ्रू एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर टूल्स। गवर्नमेंट हैज बीन एबल टू प्रिडिक्ट द एरिया ऑफ फ्लड। तो यहाँ पे क्या, जो लोग काम करते हैं ना, वो पता कर लेते हैं कि फूड कहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी होने वाली है, कहाँ किस एरिया में कितना अनाज का प्रोडक्शन हुआ है, किस एरिया में फूड की इनसिक्योरिटी होने वाली है, कहाँ पे अनाज को हमें देना है, कहाँ जरूरत पड़ सकती है अनाज की, और इमरजेंसी कहाँ पे लागू होगी, मतलब कहाँ पे इमरजेंसी है फूड की, जहाँ पे हम लोग क्लास सरकार के बफर स्टॉक से निकाल कर उनको अनाज देंगे। ये हो गया क्लास इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अलग अलग एरिया से, और इमरजेंसी के सिचुएशन में उस इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं। उन टूल का यूज करके ये पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि किस राज्य में, किस एरिया में फूड इनसिक्योरिटी होने वाली है। डेटा कलेक्ट करके बताते हैं हमको, ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो आईटी, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री, तो ये सारी चीजें क्लास आपको अच्छे से लर्न करनी है। ये लास्ट टॉपिक था हमारा। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो आपको 2021 में नहीं पढ़ना है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर क्लास मेरी तरफ से खत्म हो गया। तो आप अच्छे से एक बार घर पे पढ़ना तो पड़ेगा आपको चैप्टर को, तभी क्लियर होंगी चीजें। इसे पढ़ लेना क्लास, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, 7th चैप्टर।